हमने देखी है इन आँखों की खुशबू, हाथ से छूकर इसे रिश्ते का नाम ना दो। हमने देखी है इन आँखों की खुशबू, हाथ से छूकर इसे रिश्ते का नाम ना दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार रहने दो, इसे किसी रिश्ते का नाम ना दो। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जिस प्रकार से दोस्तों हम लोग लेकर चल रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को, है ना, उसी प्रकार से हम लोग झारखंड क्लास की श्रृंखला को भी करवाने में प्रतिबद्ध हैं और झारखंड क्लास की श्रृंखला को भी आगे ले जाते हुए हम लोग दिख रहे हैं। प्रत्येक रेगुलर क्लास में आपको अल्टरनेट झारखंड की क्लासें दी जा रही हैं और जिस दिन झारखंड की क्लासें नहीं आती हैं उस दिन आपके मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास आ रही हैं और बहुत ही प्रतिबद्ध तरीके से इन क्लासों को करवाया जा रहा है। आज हम लोग झारखंड में देखिए, पहले हम लोग कैसे पढ़ा रहे थे कि एक जनजाति पढ़ाते थे और उसके बाद उसकी शासन व्यवस्था पढ़ाते थे, लेकिन अब दोस्तों छोटी छोटी जनजातियां बच गई है। उन छोटी छोटी जनजातियों को हम लोग क्या करेंगे कि झारखंड का पहले जनजातीय परिवेश हम लोग पढ़ लेंगे और एक साथ फिर शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ लेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक जगह आपका नोट्स भी बन जाएगा, आप नोट्स बनाते चले। और अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को क्या करें, पिछली वीडियो को देखें। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ दोस्तों, आप जाकर वहां पर विजिट कर सकते हैं। आइए जानते हैं झारखंड की अन्य महत्वपूर्ण जनजातियों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर खरवार जनजाति है ना, खरवार जनजाति। चूँकि देखिए जितना भी समझाने का पॉइंट था मैंने आपको पहले भी समझा दिया है। अब यहाँ पर सिर्फ आपको नोट्स बनाना और अच्छे से याद रखना है। देखिए कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको हम लेकर चल रहे हैं, पूरी तरह से कवर हो रहा है ये। आइए जानते हैं, ये झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है ना। झारखंड का 5वां सबसे बड़ा जनजाति है ये। 2.52% इसका प्रतिशत है दोस्तों। पूरे झारखंड के जनजातियों का प्रतिशत में 2.52% है। झारखंड की 5वीं सबसे बड़ी जनजाति है। इनका सबसे ज़्यादा संकेंद्रण पलामू जिले में होता है, पलामू लातेहार वाला जिला में, है ना। इनको लड़ाकू जनजाति भी कहा जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लड़ाकू जनजाति के नाम से किसे जाना जाता है, तो इन्हीं को जाना जाता है, खरवार जनजाति को जाना जाता है। ये देखिए इन्हें 18 हजरिया भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्हें 18 हजरिया भी कहा जाता है ना। 18 हजरिया इन्हें ही कहा जाता है दोस्तों। आप देखिएगा, देखिए इनके बारे में कहा जाता है ना कि ये हरिश्चंद्र के वंशज थे, जो सूर्यवंशी राजा थे हरिश्चंद्र। सतयुग में आप लोगों ने सुना होगा हरिश्चंद्र के बारे में कि हरिश्चंद्र ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सत्यता के लिए अपने पुत्र को जलाने तक से मना कर दिया। इन्हीं के सम्मान में बनारस में क्या है, इन्हीं के सम्मान में बनारस में क्या है दोस्तों, बनारस में हरिश्चंद्र घाट का निर्माण करवाया गया है और हरिश्चंद्र घाट इन्हीं के सम्मान में है। हरिश्चंद्र के ये वंशज कहलाते हैं और चूंकि हरिश्चंद्र के ये वंशज है इसीलिए दोस्तों बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाएगा आपको कि ये अपने सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध हैं? सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध हैं, सत्य वचन को बोलने के लिए प्रसिद्ध है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे कि हरिश्चंद्र के वंशजों के नाम से किसे जाना जाता है या हरिश्चंद्र के वंशज किन्हें कहा जाता है, किस जनजाति को, तो खरवार को। और ये अपने सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध है, ये है ना, सत्य वचन, कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं ये, ठीक है। इस चीज़ को आपको देखना है और अच्छे से याद रखना है। इनकी भाषा खरवारी है, जो कि एक तरह से मुंडारी के समान ही होती है और ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह से संबंधित है। प्रजातीय दृष्टिकोण से ये द्रविड़ हैं। युवा गृह इनमें नहीं पाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, इनमें युवा गृह नहीं पाया जाता है। किसी भी प्रकार का धूमकुड़िया, घोटूल या गितियोड़ा जैसी संस्था इनमें नहीं होती है। समाज पितृसत्तात्मक होता है। बाल विवाह का इनमें पुरजोर तरीके से प्रचलन है। बाल विवाह एकदम पूरा खतरनाक तरीके से होता है, एकदम, है ना। बाल विवाह पूरा कर रहा है, एकदम बाल विवाह, बचपने में शादी कर दे रहा है ना। पेटवे में बच्चा है उसी समय बोल दे रहा है कि ठीक है ये आपका हो गया, ये हमारा हो गया, बेटा बेटी पैदा लेगा तो वहीं शादी कर देंगे। बताइए, पैदा लेने से पहले ही शादी सेट हो जा रहा है। बाल विवाह इसको कहते हैं। बाल विवाह का प्रचलन इनमें बहुत ज़्यादा है ना। विधवा विवाह को सगाई के नाम से जाना जाता है इनमें। देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दिए गए हैं, लुकमा, बियारी और कलेवा, है ना। ये तीनों पॉइंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। आप देखिएगा कि लुकमा, बियारी और कलेवा क्या है। बेसिकली लुकमा कहते हैं सुबह के नाश्ते को, ब्रेकफास्ट, है ना। ब्रेकफास्ट को लुकमा कहा जाता है। बियारी कहा जाता है दिन के भोजन को, जिसको लंच कहा जाता है ना। और कलेवा कहा जाता है रात्रि भोजन को। कलेवा किसको? रात्रि भोजन को कलेवा कहा जाता है ना।
पेशा इनका कृषि है और मोस्ट इम्पोर्टेंट देखिए कृषि तो है ही, हर एक जनजाति का लगभग कृषि और पशुपालन ही होगा और शिकार करना होगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पर जहाँ जहाँ विशेष आपको मिलेगा वहाँ याद रखना है, इनका पेशा कृषि के साथ साथ कत्था बनाने की भी है। जो कथवा आप चुनवा में लगा खाते ना, ऐसे लीजिए, जिससे लाल होता है पान, बेसिकली पान जो लाल होता है वो कत्था से होता है ना। कत्था बनाने की कला इनके पास भरपूर तरीके से है। कभी क्वेश्चन पूछे आपसे कि 32 जनजाति में कत्था बनाने की कला किन जनजाति के पास होती है, तो यही है खरवार या खेरवार है ना। अब आप पूछिएगा कि कत्था बनती किस चीज़ से है, तो आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि खैर की लकड़ियों से कत्था बनती है दोस्तों। खैर का पेड़ होता है जो पलामू और गुमला वाले जंगलों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है ना। खैर की लकड़ियों से खैर की लकड़ियों से कत्था बनता है और कत्था बनाने में निपुण कौन है? खरवार जनजाति के लोग। इनके प्रमुख देवता सिंहबोगा है। धार्मिक प्रधान को पहान या बैगा कहा जाता है ना। माटी आपको पहले भी बता चुके हैं कि जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है ना, याद रखिएगा आप। आइए अगले जनजाति के बारे में हम जानते हैं, खड़िया जनजाति। प्रजातीय दृष्टिकोण से ये प्रोटो एस्ट्रोलाइड है। देखिए खड़िया इनको क्यों कहा जाता है, इनका जनजातीय नाम खड़िया क्यों पड़ा? देखिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में ये खड़खड़िया ढोने का काम करते थे। अब ये खड़खड़िया का है ना, ये खड़खड़िया वो वाला नहीं है, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियाँ वाला नहीं, खड़खड़िया है ना। खड़खड़िया का अर्थ होता है पालकी, है ना, पालकी, जिसमें बहू बेटी जो होती है विवाह करके, अब तो होता है ना कि कार में बैठा शीशा लगाया चल दिया, रोने भर रोएगा खाली इधर ही, है ना, बस रोया, जैसे ही कार में बैठा वैसे ही रोना बंद, शीशा लगा, खत्म हो गया कहानी, है ना। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पालकी में विदाई दी जाती थी। आज भी जो राजकीय परंपरा है, राजकीय बोल रहे हैं, जैसे भी गांव देहात में जो परंपराएं हैं, जो व्यक्ति उन परंपराओं को लगाना चाहते हैं, है ना, वो भी पालकी से ही विदा करते हैं। बाद में जाके गाड़ी बैठ जाए वो अलग चीज़ है। पालकी को भाई लोग कंधा देते हैं और पालकी से ही विदा किया जाता है बहन को, है ना, अपनी घर की बहू को, बेटियों को पालकी में ही विदा किया जाता था। तो बेसिकली पालकी ढोने का काम ये खड़िया जनजाति के लोग करते थे, है ना, प्राचीन काल में। और पालकी को खड़खड़िया कहा जाता था, है ना। तो जैसे खड़खड़िया कैसे कहा? खड़खड़िया, जो सोना का काम कर रहा है उसको बोल दिया आदमी सोनार, है ना। तो ये खड़खड़िया ढोने का काम कर रहा था, उसको बोला खड़िया, चिल्ला दिया। जैसे आप कैसे किसी को नाम से नहीं बुलाते हैं, कोई भुंजा वाला जा रहा है बोला भुंजा, भुंजे बोल दिया उसको, वो सुन लिया बेचारा, आ गया। उसी प्रकार से ये खड़खड़िया ढोने का काम करते थे, इसीलिए इनको खड़िया जनजाति कहा जाता है। खड़खड़िया बेसिकली पालकी होता था, है ना। इनकी भाषा भी खड़िया है दोस्तों, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आती है। इनमें 3 वर्ग पाए जाते हैं, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। अब देखिए इन तीनों से आपको बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और पूछेगा, पहाड़ी खड़िया, ढेलकी खड़िया और दूध खड़िया। सबसे ज़्यादा संपन्न इसमें दूध खड़िया होते हैं, उससे कम संपन्न ढेलकी खड़िया और सबसे कम संपन्न जो होते हैं पहाड़ी खड़िया होते हैं। पहाड़ी खड़िया के बारे में ही कहा जाता है दोस्तों, है ना, सर्वाधिक पिछड़ा है ये, और इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि लूट लाओ और कूट खाओ। कभी क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस जनजाति का ये सिद्धांत है, लूट लाओ और कूट खाओ, है ना। लूट के लाया, कूट काट के खा गया तुरंत, किसी को पता नहीं चलने दिया, रात बिरात में लाया, मुर्गी उर्गी मारा, पटाख सुन खा गया, ले खत्म, है ना। तो लूट लाओ और कूट खाओ किसका है? तो ये बेसिकली पहाड़ी खड़िया का ही है। सबसे ज़्यादा संपन्न इनमें दूध खड़िया होते हैं। इनमें वधु मूल्य की प्रथा पाई जाती है। इनको वधु मूल्य को गिनिंग तह कहते हैं, गिनिंग तह। वधु मूल्य को मैंने समझा रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, प्लेलिस्ट में जाके झारखंड के और अन्य क्लासों को करें आप, बेहतर नोट्स बनेगा, बेहतर तैयारी होगी दोस्तों। एक ऑफलाइन कक्षाओं के जैसा फील देने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। कुछ गलती हो तो उसके लिए क्षमा करें, लेकिन हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर क्लास आपके पास जाए, है ना। इनमें वधु मूल्य को गिनिंग तह कहा जाता है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें ओलोलदाय है। ओलोलदाय का मतलब दोस्तों अगुआ के थ्रू विवाह में इनको कहा जाता है ओलोलदाय। जैसे कोई अगुआ आया बोला देखिए वहाँ पर लड़की है, यहाँ पर लड़का है, चलिए शादी सेट करवा देते हैं, है ना। तो उसी को ओलोलदाय कहा जाता है कि ओलोलदाय विवाह करवाना। सर्वाधिक प्रचलित विवाह ओलोलदाय। विधवा विवाह को इनमें भी सगाई कहा जाता है। युवागृह को गीतियों कहा जाता है, इनमें युवागृह की प्रथा पाई जाती है। इनके प्रमुख देवता हैं बेला भगवान, है ना। और बेला भगवान को ये अपनी भाषा में गिरिंग बेरी के नाम से जानते हैं, गिरिंग बेरी कहते हैं, है ना। पहाड़ देवता को पार दुबे कहा जाता है। वन देवता को बोराम
और सरना देवी को गुमी कहा जाता है। बेसिकली सरना देवी प्राकृतिक देवी होती हैं जिनका निवास स्थान मैंने बता दिया कि साल के वृक्ष के नीचे होता है, सखुआ के वृक्ष के नीचे होता है ना सरना देवी। धार्मिक प्रधान को देखिए दोस्तों, इनमें कई नामों से जाना जाता है। कालो भी कहते हैं, कहीं कहीं पहान भी कह देते हैं, दिहुरी भी और ढेलकी भी कहते हैं, है ना। बेसिकली दिहुरी जो कहा जाता है वो पहाड़ी खड़िया कहते हैं अपने धार्मिक प्रधान को दिहुरी, ढेलकी खड़िया कहते हैं, और कालो जो होता है, कालो या पहान, वो दूध खड़िया अपने धार्मिक प्रधान को कहते हैं। इनका पेशा है कृषि। इनका मूल निवास स्थान मगध या रोहतास बताया जाता है। मगध का मतलब यही गया औरंगाबाद वाला इलाका, जहानाबाद वाला इलाका दोस्तों, और रोहतास का मतलब आप समझ ही रहे हैं, सासाराम का इलाका रोहतास, है ना। बता ही दिया कि सबसे पिछड़ा जनजाति पहाड़ी खड़िया होते हैं। इन्हीं के बारे में कहा जाता है लूट लाओ और कूट खाओ। आइए जानते हैं लोहरा जनजाति के बारे में, है ना। लोहरा जनजाति के बारे में, ये प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटोस्टलाइड होते हैं। इनकी भाषा सदानी होती है दोस्तों। देखिए, आपको लग रहा होगा कि हम कुछ समझा नहीं रहे हैं, लेकिन देखिए आपको हम पहले से समझा चुके हैं कि प्रजाति क्या होती है, भाषा क्या होती है। यदि आपने नहीं देखा है पिछली वीडियो को तो आप जाकर देखें, बहुत अच्छा नॉलेज होगा आपको, है ना। एक ही चीज़ को 10 बार समझाने से होगा क्या कि सिर्फ वीडियोस लंबा हो जाएंगे, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, है ना। प्रजातीय दृष्टिकोण से ये प्रोटोस्टलाइड होते हैं, भाषा इनकी सदानी होती है। ये असुर के वंशज माने जाते हैं। आप याद कीजिए कि जब हम बताए थे शुरुआत का क्लास में कि असुर जो जनजाति होती है, ये भी असुर जनजाति है हमारी झारखंड की 32 जनजातियों में से एक है। जो असुर जनजाति होती है वो लोहा पिघलाकर और सामान बनाने का काम करती है। बेसिकली आप लोहरा से लोहार याद रख सकते हैं, हालांकि लोहार ये है नहीं, है ना। इनका भी काम क्या होता है दोस्तों, लोहे के उपकरण बनाना, है ना। इनमें समाज पितृसत्तात्मक होते हैं। इनमें गोत्रों की संख्या 7 पाई जाती है। प्रमुख देवता इनमें सिंहभोगा होते हैं, है ना। आप टेंशन नहीं लें, जितनी भी इनकी शासन व्यवस्था है उसको एक क्लास में करवाया जाएगा बड़ा महत्वपूर्ण तरीके से, है ना। टेंशन ना लें आप। भूमिज जनजाति के बारे में जानिए, और इसके बारे में बड़ा अच्छा से याद रखिएगा, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा और बड़ा महत्वपूर्ण रह जाएगा ये क्वेश्चन आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए। प्रजातीय दृष्टिकोण से प्रोटोस्टलाइड होते हैं। अगर इनकी भाषा की बात करें तो मुंडारी है, और चूंकि मुंडारी है तो ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से आएंगी। देखिए, इन्हें धनबाद का सरदार भी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, धनबाद का सरदार किस जनजाति को कहा जाता है, तो भूमिज जनजाति के लोगों को कहा जाता है। क्यों धनबाद का सरदार कहा जाता है, क्योंकि हजारीबाग, धनबाद और रांची जैसे इलाकों में, बोकारो जैसे इलाकों में भूमिज जनजाति आपको ज़्यादा मिलेगी, है ना। अब देखिए, मुगल काल में क्या था, ये जंगलों में निवास करते थे, जैसे तैसे जंगल में निवास करें, है ना। तो मुगल लोग इसको क्या कहते थे, चूहाड़ कहते थे, चूहाड़ जनजाति, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस जनजाति को चूहाड़ जनजाति के नाम से भी जाना जाता था, तो भूमिज जनजाति को चूहाड़ के नाम से भी जाना जाता था। बताइए, आज गाली देते हम लोग चूहाड़ है। अब कोई भी आपको चूहाड़ बोले तो आपको नहीं समझना, आप समझिए कि वो भूमिज जनजाति बोल रहा है आपको, है ना। चूहाड़ से आपको कोई मतलब नहीं है। चूहाड़, मुगल काल में इन्हें ही चूहाड़ कहा जाता था दोस्तों। इनमें 4 गोत्र पाए जाते हैं, है ना। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है, इसमें तलाक देने की प्रथा है, और तलाक भी बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से दिया जाता है। कोई सिस्टम ही नहीं है, इसलिए सिस्टमेटिक, है ना। तलाक किस प्रकार से दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा आप कि तलाक देने की इनमें प्रथा क्या है कि जैसे मान लीजिए कि पति को पत्नी पसंद नहीं आई, हालांकि पति ही तलाक देगा, पत्नी तो दे नहीं सकती है ना। पितृसत्तात्मक समाज है तो उतना ज़्यादा छूट नहीं दिया जाता है महिलाओं को, है ना। अब क्या हुआ कि पति को पत्नी पसंद नहीं आ रही, बोले दो यार, एक ही आदमी से बोरिया गए, एकदम बहुत खत्म हो गया एकदम, अब मन नहीं लगता, अब मन करता है कहीं दूसरा ब्याह करे, तीसरा ब्याह करे। तो दूसरा तीसरा ब्याह करेगा कैसे, जब तक तलाक हुआ नहीं देगा तब तक, है ना। 2 गो ले आएगा तो फिर अपने अपने में लड़ते लड़ते मर जाएगा उन लोग, है ना। तो दूसरा तीसरा ब्याह करेगा कैसे, तो पति क्या करता है, इनमें तलाक देने की प्रथा है। सखुआ का पत्ता लाया और ऐसे पति की पत्नी के सामने ऐसे फट दिया, लो हो गया तलाक। मतलब कहने का अर्थ है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि किस जनजाति में, और पूछा भी गया है, किस जनजाति में पत्ता फाड़ देने से तलाक हो जाता है। सखुआ का पत्ता लाया और फाड़ दिया, ऐसे लाया जैसे कैसे हम लोग फिल्म उलिम में देखते हैं, है ना, कि नहीं सिंघानिया साहब आपका धन नहीं चाहिए हमको, लीजिए, फाड़ के मुँह पर फेंक दिया। ठीक उसी प्रकार से कि अब तुम नहीं चाहिए हमको, फाड़ कर मुँह पर फेंक दिया, है ना। सखुआ का पत्ता दोस्तों ध्यान समझिएगा कि सखुआ का पत्ता फाड़ करके और मुंह पर फेंक देता है, बोला लीजिए, फाड़ दिया। जैसा ही फाड़ा सखुआ का पत्ता, बीवी रोने लगे कि आ जाओ हमको तलाक हो गया, ऐसे हो गया।
बताइए तो कितना खतरनाक किस्म का सिस्टम है इन जनजातियों में है। पति मुंह धो रहा है, ऐसे 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 मुंह धो रहा है और 3 गो पतैया नीचे लटकल है। मुंह धोते धोते उसको लगा कि अरे मेरा बीबी ठीक नहीं है, वही मुँह धोए पतैया फाड़ा जला ले जाके सामने फाड़ दिया, तलाक हो गया। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों कि पत्ते को फाड़ कर, है ना, तलाक इसी जनजाति में दिया जाता है, सखुआ का पत्ता को फाड़कर। पेशा इनका कृषि है। प्रमुख देवता ग्राम ठाकुर या गोराई ठाकुर कहे जाते हैं। धार्मिक प्रधान इनमें लाया होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कि किस जनजाति में धार्मिक प्रधान लाया होते हैं, तो इसी जनजाति में धार्मिक प्रधान लाया होते हैं। इनमें श्राद्ध क्रम को कलावत कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि इनमें श्राद्ध क्रम को क्या कहा जाता है, कलावत कहा जाता है। कल के क्लास में हम लोग और भी बेहतर तरीके से 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे और इसी में कंटिन्यू आगे की जनजातियों को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। धन्यवाद दोस्तों। आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें ताकि लाइव क्लासेस भी हो सके। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। दुआओं में याद रखिएगा।